देता हूँ। महामानव, विश्व गुरु, महाकारुणिक, महान वैज्ञानिक, करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपना सर झुकाते हुए और अपने उन सभी महापुरुषों का मैं नमन बंदन करता हूं जिनकी वजह से आप, हम और यह धम्म जीवित है। आज का जो पर्व है, यह पर्व बहुत ही पुण्य पर्व है, बहुत पुण्य का पर्व है। और कम से कम आज के दिन हम सभी को, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे और हम सभी को कम से कम आज के दिन हम लोगों को पंचशील का पालन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम लोगों के आचरण में शुद्धि आएगी। अब जब हमारा आचरण और व्यवहार शुद्ध होगा तभी हम शुद्ध कार्य कर पाएंगे और अपने जीवन को शुद्ध कर पाएंगे। भगवान बुद्ध का 12वां वर्षावास यहां हुआ और उस समय, उस तत्कालीन समय में जो महाराजा थे उनके देख रेख में भगवान बुद्ध जो हैं यहाँ 3 महीने का समय बिताए और यहाँ के लोगों को पुनीत किया। यहाँ इस स्थान पर उन्होंने जो विपश्यना का समय होता है, 3 महीने का जो समय वर्षावास का होता है, उसी समय में जो भिक्षु लोग होते हैं वो अपना चिंतन करते हैं, अपना जो ध्यान लगाते हैं, अपना विपश्यना करते हैं। और विपश्यना 3 महीने का जो लगातार विपश्यना होता है, उससे जो नए शोध होते हैं उनके, वो फिर जनता में 9 महीने तक जनता में वो ले जाते हैं और 9 महीने तक जनता में वितरित करते हैं। तो इस जगह के बारे में थोड़ा सा, ये जो अतरंजी खेड़ा जो बगल में, ये जो बहुत बड़ा टीला जो दिख रहा है, तो आज से 4-5 साल पहले हम आए थे एक बार मोटरसाइकिल से, पीछे से जा करके और आगे तक काफी लंबा ये स्थान है। तो इसमें मुझे तो बहुत कुछ चीजें दिख रही हैं कि संभवतः ये कोई किला भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग चर्चा कर रहे थे, और कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। क्योंकि भगवान बुद्ध अगर जहां जहां गए वहां वहां एक बहुत बड़े विहार, महाविहार का निर्माण हुआ और उसी महाविहार को बाद में विश्वविद्यालय कहा गया। विहार जो है विद्यालय होते थे। पुरातन काल के समय में जो शब्द यूज किया जाता था, विहार यूज किया जाता था। और जो बिहार की धरती है, वो बिहार की धरती का नाम ही बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि वो पूरा बिहार विहारों से ही पटा पड़ा था। मतलब शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र, और उसमें भी एक नालंदा, जहां के हमारे अवधेश नाम है ना सर आपका? हाँ, अवधेश कुमार जी आए हुए हैं। तो नालंदा से मुझे लग रहा है कि नालंदा का, ये भी एक नालंदा का ही कुछ हिस्सा हमें नजर आ रहा है। बाकी चीजें तो बाद में जब खुदाई होगी और उसके गहराई तक जब हमारे पुरातत्व विभाग के लोग जाएंगे और उसको जब एक्सकेवेट करेंगे तभी पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन मुझे ये जो लंबे में जो बनते थे पहले, लंबाई में जो बनाया जाता था, जैसे तक्षशिला का है, नालंदा का भी वैसे ही बहुत चौड़ा और बहुत लंबाई में है वो। संभवतः 30% उसकी खुदाई मात्र हुई है और अभी 70% खुदाई बाकी है। वो इतना फैला हुआ था। उसी तरह से ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो नालंदा से नालंदा तक की दूरी आज
कम हो गई आपके आने से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जगह पर जो हमारे योगराज शाक्य स्मृति से इस योगराज शाक्य जी का जो योगदान रहा है, पिछली बार जब हम आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमें मिली, और उस प्रेरणा को परिणाम में बदलने के लिए जो मेहनत धनीराम शाक्या जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार के पूरे लोग, जो आज उनके ससुर जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत वंदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग इसी तरह से अब अगला जो कदम होगा उसको उठाने से पहले, जैसा कि आज यहां लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहां कुछ बड़ा हो, तो उस बड़ा करने के लिए सबसे पहले जनता को जागरूक करना जरूरी है। आसपास के कम से कम 5-6 गांवों तक सम्राट अशोक क्लब के प्रशिक्षकों को बुलाया जाए, वहां कार्यक्रम हो, वहां लोगों को जागरूक किया जाए। जब लोकल लोग जागरूक हो जाएंगे तो उन्हीं को यहां का नेतृत्व करना है। हम लोग तो बाहर से आएंगे, 1 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन के लिए आए हैं, 2 घंटे के लिए आए हैं और फिर हम लोग चले जाएंगे, लेकिन यहां जो संभालने का काम है वो आप ही लोगों को करना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग होंगे। और उन स्थानीय लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन्हें कि जागरूक होने के लिए किस तरीके से आप धनीराम शाक्या जी का और धनीराम शाक्या जी के माध्यम से जो लोग आएंगे उनका कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा आवश्यक है अपने आप में। ये जब 1962-63 में जब खुदाई का काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया था, उसमें डॉक्टर आरसी गौड़ और डॉक्टर नूरुल हसन, ये 2 इतिहास के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हीं के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग ने यहाँ की खुदाई कराई। और खुदाई वह लगातार नहीं हो पाई क्योंकि भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो चीज आपको इतिहास में आप पढ़ते हैं वो आपको संस्कृति में नहीं मिलेगी, और जो आपको संस्कृति में दिखाई देती है वो आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। इतिहास को संस्कृति में स्थापित करने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और जो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, एक लंबी फहरिस्त पढ़ाई जाती है बहुत सारे राजाओं की, उसमें शाक्य गणराज्य, कोलीय गणराज्य जो अगल बगल में था, तो कोलीय गणराज्य की जो पीढ़ी है वो आज आप लोग हैं पटेल लोग जो अपने को कुर्मी कहते हैं, वो लोग कोलीय गणराज्य, जो भगवान बुद्ध की मां कोलीय थी महामाया, और उनकी जो सिद्धार्थ की जो पत्नी थी यशोधरा, वो भी कोलीय थी। तो आपस में पारिवारिक रिश्ते हुआ करते थे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में विद्वानों को कुछ ऐसा सूझे कि जो रिश्ते हमारा प्राचीन काल में हम लोगों के होते थे फिर से पुनः शुरू हो सके, तो देश की एकता और अखंडता के लिए वो एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाइयां करवाई थी उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां, बहुत सारे आभूषण और बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई थी। वो सब चीजें यहीं कहीं कोई एक म्यूजियम छोटा सा बनाया गया था, उसमें रखा गया था। फिर बाद में वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब इन चीजों को जनता में बहुत हल्के फुल्के तरीके से लोग जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो भी बहुत हल्के तरीके से जानते हैं। उसको गहराई से उनके मन में स्थापित हो, आगे आने वाली पीढ़ी उसको समझने लगे, और एक पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आप संस्कृति को ढोते हैं, तो वैसे ही इतिहास को हमें संस्कृति में स्थापित करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो एक बहुत अच्छा कारवां यहाँ पर खड़ा हो सकता है। और जो सम्राट अशोक क्लब की जो केंद्रीय टीम है
और दिल्ली प्रदेश की टीम और उत्तर प्रदेश की टीम, उसकी तरफ से मैं आप सब लोगों को आश्वासन देता हूं कि हम लोगों की तरफ से पूरा का पूरा आप लोगों को समर्थन होगा। और जैसे ही हम लोगों को लगेगा कि यहां की टीम अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, तब बड़ा कार्यक्रम होगा। चाहे उसमें 1 वर्ष का टाइम लीजिए या 2 वर्ष का टाइम लीजिए, कम से कम 10 कार्यक्रम सम्राट अशोक क्लब के आप लोग लगवाइए। यहां 10 कार्यक्रम लगने के बाद कम से कम 50 कार्यकर्ता चाहिए। जब तक काम करने वाले लोग नहीं होंगे, कार्य करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक उसको स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। एक बार कार्यक्रम हम लोग जोर लगा करके तो कर सकते हैं, अगल बगल से, दूर दराज से, कानपुर से और इधर उधर से, अन्यत्र जगहों से लोगों को बुला लिया जाएगा और कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उसको सस्टेनेबल बनाना, उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि यहां की जनता जागरूक हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको पूरा जोर लगा देंगे। और जो हमारे स्मृति से इस सम्मानित योगराज शाक्य जी हैं, उनका जो सपना है, उस सपने को हकीकत में स्थापित करने के लिए हम लोग आज प्रण लेकर के जाएं कि यहां के स्थानीय लोग इस काम में लग जाएं कि कैसे यहां के लोगों को जागरूक करना है, ताकि अगर दिल्ली से अगर 50 लोग आए तो इस क्षेत्र के 5000 लोग इकट्ठे हो जाएं। अब देखिए कैसे आप लोग सफल होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमो बुद्धाय, जय भारत। और आगे का कारवां, अभी ये धनीराम जी कह रहे थे ना कि ये हम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, तो धनीराम जी आप लक्ष्य की शुरुआत कर रहे हैं। अब लक्ष्य आगे है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग लग जाएंगे। इसी के साथ सबको धन्यवाद। आप लोग आए और इतना ध्यान से आप लोगों ने हमारी बात को सुना। हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग और हमारे सभी साथी बच्चे, और बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, अपने को विकसित कीजिए और अपने को स्थापित कीजिए जीवन में, जिससे आपके इतिहास को लोग पढ़ें। धन्यवाद।